जय हिंद दोस्तों। आज अपने कक्षा 11 की जो 12वीं यूनिट है आपकी विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, साथ में हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, भूमंडलीय ऊष्मन और जलवायु परिवर्तन, इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लेवल के बनते हैं उनके ऊपर आज अपने अभ्यास कर रहे हैं। इसमें आपको पता है कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो आपके सिलेबस के अंदर है, तो उस पर आधारित काफ़ी क्वेश्चनों का भी हम अभ्यास कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न एनसीईआरटी से स्टार्ट है। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अर्हक है यानी आवश्यक है? सभी महीनों में उच्च वर्षा, सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो बात यहां पर किसकी है? ए प्रकार की। ए प्रकार, तो ए प्रकार याद होगा आपको, कोपेन ने अपना जो 5 जलवायु प्रमुख बताए हैं उनके अलग अलग ए बी सी डी में कौन सा किस में है, तो कौन सा है वो? ए है। सभी महीनों का औसत मासिक जो तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। तो तीसरा हो गया इसका। दूसरा प्रश्न देखें। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। जलवायु वर्गीकरण से संबंधित भी अनुपयुक्त है, व्यवस्थित है, जनिक है या आनुभाविक है, इंपेरियल। तो चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। किसमें वर्गीकृत किया गया है? AF, BSH, CFB, AM। इसमें बताना है कि अपना भारतीय प्रायद्वीप है वो किस में शामिल है, तो वो आता है 4 नंबर AM यानी उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है, तो AM हो गया इसका सही। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल वर्ष कहलाता है? तो वो है 1998। अगला प्रश्न है 5वां। क्या नीचे लिखे गए 4 जलवायु समूहों में से कौन सा आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? याद कीजिए, जलवायु वर्गीकरण जब हम कोपेन का स्टार्टिंग में पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, तो वहाँ दूसरे ही पेज पर क्लियर किया गया है भी बड़े अक्षर जो हैं A, C, D और E, इनमें B शामिल नहीं है, वो आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करते हैं, जबकि बी अक्षर किसको प्रदर्शित करता है? शुष्क जलवायु को। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो गया? 2 नंबर ACDE। ध्यान रखिएगा, बी शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करता है, ACDE इसके अंदर रहेगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा लक्षण बी शुष्क जलवायु से संबंधित है? ए का प्रश्न अपनों ने पहले किया, जिसमें हमने कहा सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। ये जो था ये बी का है, ए का है, ये हमने इस पर आधारित प्रश्न। यहां अब अपना बी जो शुष्क जलवायु है उसके बारे में। ए उष्ण कटिबंधीय है, ए कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय। बी है शुष्क जलवायु है, जो क्या होती है कि वर्षण की तुलना में विभव जो है वो वाष्पीकरण की अधिकता हो। तो यानी अपना 1 नंबर ऑप्शन है ये बी जलवायु को। तो इनको थोड़ा सा गौर कीजिए, ABCD बी इनके जो समूह है कौन सा इसमें शामिल है, तो अच्छे से। और सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना, ये क्या है? ये ई को शो करता है। और ऊंचाई के कारण शीत की अधिकता की बात आती है, उच्च भूमि है तो वो H को शो करती है। तो 1 नंबर बी को है, 4 नंबर ए को है, ये ई को शो करता है और ये H को। तो थोड़ा सा इन पर गौर कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रकार है? ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रकार है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। तो बताइए इसका
ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कौन सा जलवायु का प्रकार है? तो वो हो गया अपना 1 नंबर, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। अगला प्रश्न है, करक और मकर रेखा के मध्य पाई जाने वाली जलवायु है। करक और मकर रेखा के बीच पाई जाने वाली जलवायु कैसी है? तो वो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। बिल्कुल साधारण सी बात है ये तो। निम्न में से कौन सी जलवायु का नामकरण काई, लाइकेन और पुष्पी पादपों के आधार पर किया गया है? काई, लाइकेन और पुष्पी पादपों के आधार पर किया गया है। हिपटॉप जलवायु, उच्च भूमि जलवायु, टुंड्रा जलवायु या समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु? तो वो है टुंड्रा जलवायु। तो काई, लाइकेन और पुष्पी पादपों के आधार पर किया गया है। राजस्थान के मरुस्थल की जलवायु किस समय आर्द्र एवं शीतल थी? राजस्थान की मरुस्थल की जो जलवायु है वो किस समय आर्द्र और शीतल मानी गई? तो वो थी ईसा से 8000 साल पहले, ईसा से 8000 वर्ष पहले। अब जो चल रहा है उसमें 8000 जोड़ दीजिए। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। किसके अंदर वर्गीकृत किया गया है ये बताना है। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस में है? ऑप्शन आपके सामने CS। CS का मतलब क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु है। फिर कह रहा है क्या DF है? DF क्या होता है? आर्द्र जोड़ों से युक्त ठंडी जलवायु होती है। DW है वो शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु होती है। और एक है CFB, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है वो किसका हिस्सा है? CFB, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ये अपना उत्तर पश्चिमी यूरोप आ गया, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे इसका हिस्सा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लक्षण उच्च भूमि जलवायु से संबंधित है? उच्च भूमि जलवायु से संबंधित लक्षण कौन सा है इनमें से? बिल्कुल 1 नंबर हो गया, हिमाच्छादित उच्च भूमि। अगला प्रश्न देखिए, क्या ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस आपको पता है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी है, मीथेन यानी CH4 ये भी है, ओजोन ये भी है और उपरोक्त सभी। तो क्या हो गया अपने? उपरोक्त सभी है। अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपको ग्रीन हाउस से रिलेटेड मिल ही जाएगा। आप ध्यान रख लीजिएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो नाम आते हैं ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस के हैं। आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से तापमान में बढ़ोतरी होती है, बारिश में भी वृद्धि हो जाएगी, जिससे ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, कृषि पर भी, वनस्पति पर, सब पर इनके प्रभाव है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस इंपॉर्टेंट, कई तरीके से इनके प्रश्नों को अपने देख लेंगे आज। अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्लेटू स्टेशन पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो प्लेटू स्टेशन है उस पर कौन सी जलवायु पाई जाती है ये बताना है। तो वो उत्तर है सही, हिमटॉप जलवायु पाई जाती है वहां पर। अगला प्रश्न है अपना, मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट किस जलवायु के उदाहरण हैं? यहां थोड़ा सा आप लोकेशन पर गौर कर लीजिएगा। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और ऑस्ट्रेलिया के ये क्षेत्र आता है CS के अंदर। और CS कौन सा है अपना? भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु।
अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक हरित गृह गैस वैश्विक ऊष्मन से संबंधित नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी नहीं है? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कौन सी नहीं है? इनमें हाइड्रोजन नहीं है। एक प्रश्न ग्रीन हाउस इफेक्ट का आना ही आना है प्रश्न। हरित गृह प्रभाव की सर्वाधिक प्रमुख गैस कौन सी है? अब यहां देखिए चारों ही ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है। बाई चांस ऐसा प्रश्न आ जाए और इसमें कह रहा है भी सर्वाधिक प्रमुख कौन सी है, तो एक चुननी है तो आप हमेशा CO2 के साथ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। चारों ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण CO2 है। अगला प्रश्न देखिए कि पर्यावरणीय अवनयन रोकने के लिए क्या उपाय वांछनीय है? पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए क्या उपाय है वो आपको वांछनीय लग रहे हैं? तो जो दिए गए ऑप्शन है आप देखिए, इनमें से कौन सा उपयुक्त लग रहा है? औद्योगिक विकास रोक दिया जाए? नहीं भाई, ये रोक तो नहीं सकते। ऊर्जा का प्रयोग कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित की जाए, या उपरोक्त सभी? अब एक चीज देखिए, अक्सर अपने दिमाग में क्या रहता है, उपरोक्त सभी जहां आ जाए वो भर दो। लेकिन देखिए आपने लंबे टाइम बाद में एक प्रश्न ऐसा देखा है जिसका उत्तर उपरोक्त सभी नहीं है। हम विकास नहीं रोक सकते, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित किया जा सकता है। यह सबसे उचित आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो अच्छे से पता है वो कितने भाग हैं उसके, 5 भाग है। 5 भाग है, ये अच्छे से अपने समझ चुके हैं। और आपको पता है इनमें से 4 हैं वो टेम्परेचर के ऊपर और 1 है वो वर्षण यानी बारिश पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार ई वर्ग की जलवायु है। ई वर्ग की जलवायु किस प्रकार की है? तो ई वर्ग आ गया तो वो कौन सी आ गई? ध्रुवीय जलवायु है भी। अगला प्रश्न है 22वां, किस जलवायु में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है? बारिश की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। तो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा भी अच्छे से पता है, शुष्क जलवायु में मिलेगा बारिश की अपेक्षा वाष्पीकरण। पानी तो बरसता नहीं लेकिन जो है वो उड़ जाता है। एम जलवायु है, एम जलवायु कौन किस प्रकार की है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें ऑप्शन है देखिए, पहला है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो ये किस में आता है? ये तो होती है AF, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु तो AF होती है। फिर आता है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, AM क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। तो ये अपना ये AM हो ही गया, दूसरा उत्तर आ गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, कोपेन ने जलवायु का सर्वप्रथम वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? कब प्रस्तुत किया? अभी ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, 1990, 1901, 1936, 1952। जर्मनी, एक चीज ये भी ध्यान रखिए, कोपेन कहां के थे? कोपेन जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेता व्लादिमीर कोपेन ने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 में प्रस्तुत किया था, जिसका आधार संसार के वनस्पति प्रदेश थे। और उन्होंने कई बार बाद में संशोधित भी किया, 1918 में इसका विकास भी किया था। तो अब यहां अपना 1900 तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप किसी एक को 1900 मान ले। तो कोपेन ने जलवायु का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है वो कब प्रस्तुत किया? 1900 में किया। भी यहां ऑप्शन में नहीं है कोई, तो ध्यान रख ले आप, ये 1900 में प्रस्तुत किया था, जर्मनी का था ये। चलिए, ये थे आज के अपने जलवायु वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जरूर आप अभ्यास करके लाभान्वित हुए होंगे, कमेंट जरूर किया करें। और अगले वीडियो सेशन के अंदर अगले यूनिट को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।